तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास के पहले हमने पढ़ा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक चीज जो मुझे आपको समझाना है वो है रिलेटिव कन्फर्मेशन, एंड दूसरी चीजें आपको पढ़ना है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। हालांकि एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मैं ऐसा चाहता हूं कि इसको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ाने के बाद आप लोगों को पढ़ाऊं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं रजनीश गुप्ता और मेरे चैनल का नाम है एडुकेयर। आपके लिए आज स्पेशल क्लास लेकर के आया हूं और इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। थोड़ा डिटेल में जाएंगे, मेंस लेवल का भी जाएंगे, थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी पढ़ेंगे और जेई नीट में भी आपका काम हो जाए उस लेवल की तैयारी आज की क्लास को मैं ऐसा टारगेट ले करके चलूंगा कि वो प्रिपरेशन भी आप कर सको। तो प्यारे बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। देखो, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, पहले तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है ना। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आप देखो, एक्चुअली जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। इसको हम दो क्लास में समझेंगे बच्चों। एक क्लास में कुछ नॉर्मल एग्जांपल्स लूंगा और एक क्लास में थोड़े से एक्सेप्शनल केसेस लूंगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि आपके पास इथेन मॉलिक्यूल में किस तरह का आइसोमेरिज्म है, तो आप क्या आंसर दोगे? शायद आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि इथेन में ना तो कोई ब्रांच है, ना कोई पोजीशन है, ना कोई रिंग है, ना कोई चेन है, ना कोई ऑप्टिकल है, कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। और एकदम आप सही सोच रहे हो, इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं है। लेकिन मैं आपको यहां पर एक कन्फर्मर्स इसके बना करके दिखाता हूं कि किस तरह से इसमें भी आइसोमेरिज्म होता है, क्योंकि 3D स्पेस में अगर आप इसका अरेंजमेंट देखो तो वो चेंज होता है। अब जैसे आपके पास इथेन है तो ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 हो गया। अब कार्बन नंबर 1 सपोज मैं यहां पे लेता हूं, सपोज पूरा ले लो, कार्बन ये हो गया। तो दूसरे कार्बन को मैं यहां पे लिखता हूं और एक इसके साथ कौन हो गया? हाइड्रोजन। एक हो गया हाइड्रोजन, दूसरा हो गया हाइड्रोजन, ये CH3 हो गया। ऐसे ही अब इसके पीछे अगर आप देखो तो ऐसा एक हाइड्रोजन है, ऐसा यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ऐसा एक यहाँ पे हाइड्रोजन। ये इथेन की ऐसी स्ट्रक्चर है। आपने लिया इथेन और इथेन को आपने ऐसा रीअरेंज कर दिया। अब किसी भी एल्केन को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हम चाहें तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसका बना सकते हैं, और दूसरा चाहें तो हम इसको शूहॉर्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शूहॉर्स स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है वो इस तरह की, यानी कि यहां पर CHH, ये 3D में अगर आप देखो तो ये जो कार्बन है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी कि ये कैसा है? टेट्राहेड्रल है। दिस इज टेट्राहेड्रल। तो ऑब्वियसली जब ये टेट्राहेड्रल होगा तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू जो यहां पर होगी, यहां पर होगी, यहां पे होगी, यहां पे होगी, वो 109 डिग्री 28 मिनट होगी। तो आप इस मॉलिक्यूल को कोई ऐसा तो लिख नहीं सकते हो कि ये C, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, H और H, 90 डिग्री का एंगल तो आप बना के इसको लिख नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो कोई ऐसा 2D में प्रेजेंट होने वाली स्ट्रक्चर तो है नहीं कि यहाँ पर आपने HH बनाया और ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन गया। ये एकदम गलत। तो सच बात अगर देखा जाए तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बिकॉज 1 2 3 और 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड में कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो ये मॉलिक्यूल ऐसा होगा।
तो इसको अगर हम चाहें तो टू फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हो सकता है इसका शू हॉर्स स्ट्रक्चर और दूसरा हो सकता है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो आपने शू हॉर्स स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया और इसी का अगर आप न्यूमैन प्रोजेक्शन करो तो हम इनमें से एक को फ्रंट कार्बन मानेंगे और दूसरे को बैक कार्बन। अच्छा, इसको एक अरेंजमेंट और देख लो कि मान लो अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हाइड्रोजन 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 ऐसा, और ये वाला जो कार्बन है इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हो जाए। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाले कार्बन में मैंने कोई चेंज नहीं किया, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया, लेकिन नीचे वाले कार्बन में आप देखो सेकंड नंबर के कार्बन में मैंने एक चेंज किया कि इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को आपने जो एक H लिया था उसको यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ हो गया। इसका मतलब ये कि आपने इस कार्बन को तो फिक्स रखा लेकिन सेकंड कार्बन से जुड़े हुए आपने उसको रोटेट कर दिया। तो रोटेट किया तो ये जो बॉन्ड एंगल की पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। तो ये इसका शू हॉर्स स्ट्रक्चर है जिसको हम हर एक मॉलिक्यूल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब मान लो इथेन के लिए तो बहुत आसान था, लेकिन अगर आप इसी स्ट्रक्चर को मान लो लॉन्ग चेन कोई स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन की स्ट्रक्चर को अगर आप शू हॉर्स स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन सकती है। यानी कि इसमें जो बॉन्डिंग बनेगी आप तो ऐसा सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हो CH3 CH2 CH2 एंड CH3। लेकिन आप शू हॉर्स स्ट्रक्चर इसकी रिप्रेजेंट करें तो ये एक कार्बन, इससे दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा कार्बन, क्योंकि सब टेट्राहेड्रल होंगे। all the carbons in this case are sp3 hybridized, all the carbons are sp3 hybridized, है ना। तो ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, तो इसके पास H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो ये इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगी जिसको थोड़ा जस्टिफाई करना, रोटेट करके मैं इसको रोटेट करूं तो ये चेंज होगा, ये चेंज, तो पूरी स्ट्रक्चर को मैं ऐसा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर मैं जितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लूंगा, जितनी लॉन्ग चेन का मॉलिक्यूल लूंगा, तो उसका शू हॉर्स स्ट्रक्चर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे कि कैसे न्यूमैन स्ट्रक्चर को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मान लो आपने जैसे इथेन लिया तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला एंड इस स्ट्रक्चर, न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या करना है कि मान लो आपने जैसे इथेन लिया तो CH3 CH3। अब कन्फर्मर्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूं, अभी ध्यान से सुना। अभी ये जो फ्रंट वाला एक कार्बन है और ये पीछे वाला एक कार्बन है, इसको आपने ऐसा अरेंज किया तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड है। एंड यू नो सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनते हैं कि ये कार्बन हाइब्रिडाइज कैसा है, sp3 है, तो ये कैसे बना होगा मालूम, ये जो मॉलिक्यूल बना होगा वो कैसे, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3 एंड दिस इज द फोर्थ sp3। दूसरे कार्बन के साथ ये sp3 ने बॉन्ड बनाया होगा, ये दूसरा sp3, तीसरा sp3 और ये चौथा sp3। तो इन सब के साथ तो हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया ऐसा, दीज ऑल आर हाइड्रोजन। सपोज अगर हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर आप देखो तो ऐसा है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे सब के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग है ऑर्बिटल की, और ये सब सिग्मा बॉन्ड, दीज ऑल आर द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा, ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये ऐसी स्ट्रक्चर है रियल में। यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की सिग्मा ओवरलैपिंग हुई और कोएक्सियल ओवरलैपिंग एक्चुअली हुआ, और इस कोएक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, तो सिंगल बॉन्ड बना। एंड दिस सिंगल बॉन्ड इज फ्रीली रोटेटेड, इट कैन बी फ्री रोटेट, ये फ्री रोटेट कर सकता है। यानी कि अगर आप ऐसा देखो तो ये कार्बन को अगर आपने फिक्स किया और नीचे वाला इस कार्बन को लिया तो ये ऐसा फ्री रोटेट हो जा रहा है, ऐसा रोटेट हो जा रहा है। एक कार्बन को फिक्स कर दो तो दूसरा कार्बन ऐसा फ्री रोटेट हो रहा है।
अब ये प्रैक्टिकल तो मैं आपको दिखा नहीं सकता ऑनलाइन में कि ये कैसे बनेगा 3D मॉडल में, लेकिन थोड़ा सा इमेजिन करो कि ऐसा बन सकता है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, अब ये अगर बॉन्ड ऐसा रोटेट हो जाए नीचे, क्योंकि बॉन्ड डबल बॉन्ड है नहीं, तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि फ्री रोटेशन इसमें होता है। इन मॉलिक्यूल में क्या होगा, फ्री रोटेशन होगा, तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। फ्री रोटेशन होगा तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा। फ्री रोटेशन कब पॉसिबल है, ओनली सिग्मा बॉन्ड इज फाउंड इन वन एटम। एक एटम में सिर्फ सिग्मा बॉन्डेड दोनों होना चाहिए तो फ्री रोटेशन होगा। डबल बॉन्ड होगा तो फिर वही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो ये अगर ऐसा रोटेट कर जाए तो उसका स्पेस में जो पोजीशन है ना हाइड्रोजन की, वो चेंज हो जाएगी। सपोज ये जैसा आपने ऐसा सामने लिया, अब ये अंगूठे को अगर मैं एक हाइड्रोजन, ये फिंगर को एक हाइड्रोजन, ये फिंगर को एक हाइड्रोजन मानूं, हाथ को सपोज एक हाइड्रोजन, इसको एक, ये तीनों एक सामने। अब ये पीछे वाला रोटेट हो जाए तो एंगल चेंज होगा, रिपल्सन चेंज होगा, हाइड्रोजन के बीच के एंगल चेंज होंगे कि नहीं। तो ऐसे कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है, उस आइसोमेरिज्म का नाम है कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमने पहला जो स्ट्रक्चर बनाया वो शू हॉर्स स्ट्रक्चर बनाया, और दूसरी जो स्ट्रक्चर हम इसे समझ सकते हैं वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर। तो मैंने अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर नहीं बनाया, अब आपको मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बना के यहां पे दिखाता हूं। सपोज इसी इथेन की अगर हम बात करें तो इथेन में ये कैसा बनेगा, आप इसको फ्रंट कार्बन ले लो और इसको बैक कार्बन ले लो। ये फ्रंट कार्बन, सामने वाला कार्बन आप मान लो, और एक को बैक कार्बन मान लो। कार्बन नंबर 1 सपोज फ्रंट सामने वाला कार्बन है, और कार्बन नंबर 2 सपोज बैक वाला कार्बन है। फ्रंट वाले कार्बन को अगर मैं एक डॉट से रिप्रेजेंट करूं, ऐसा एक डॉट से रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि आप सामने से देखोगे तो सामने वाला तो डॉट दिखेगा, और पीछे वाला बड़ा लोगे तो वो आपको बड़ा दिखेगा साइज। तो इस कार्बन के साथ जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये तीसरा थर्ड हाइड्रोजन, और यहां पे कार्बन। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ये कार्बन यहां पे। पीछे वाला जो यानी बैक वाला कार्बन है उसको एक बड़े ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करो। ये वाला जो कार्बन है वो फ्रंट, और ये वाला कौन सा हो गया, बैक हो गया। तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है। अब मैं इसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करता हूं, ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐसा, और ये हाइड्रोजन इसके साथ ऐसा लोकेटेड। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, आपको समझ में आ रहा है। यानी यहां पर ऐसा, ये अंगूठा एक हाइड्रोजन, ये फिंगर चारों एक हाइड्रोजन, और ये हाथ ऐसा, पीछे वाला ऐसा जुड़ा हुआ है। और ये कैसा हो रहा है कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के एकदम आमने सामने, ऐसा आमने सामने। अब अगर मैं इसको यहां से ऐसा रोटेट करना शुरू कर दूं, यहां से ऐसा रोटेट करना शुरू कर दूं, तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती है। यानी कि ये ऐसी डॉट, और सामने वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब ये रोटेट हो गया, तो रोटेट होगा तो ये हाइड्रोजन यहां पे पहुंचेगा, तो यहां पे स्ट्रक्चर हाइड्रोजन की यहां आ जाएगी, ये वाला हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर में रोटेशन में डिफरेंस हुआ कि नहीं। इसी की आप तीसरी बार भी स्ट्रक्चर बना लो, फिर से रोटेट कर दो। अगर ये पूरा यहां पे यहां से रोटेट हो जाए तो फिर कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखो ये सामने वाला, यहां पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये तो ये फिर से घूम करके कहां पे आ जाएगा, यहां पे। ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहां पे, ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहां पे। एक्चुअली अब ये अगर मैं देखूं तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, और स्ट्रक्चर नंबर 3। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 1 तो एक जैसे हो गए, लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 2 एकदम डिफरेंट है। स्ट्रक्चर नंबर 2 इज टोटली डिफरेंट। अगर एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के एकदम आमने सामने आ जाए, ऐसा आ जाए, तो इसे हम कहते हैं एक्लिप्स। ECLIPSE, एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब आप समझते हैं, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, है ना, आमने सामने आ जाए, वैसा तो पीछे वाला छुप जाए। और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड, STAGGERED, दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड। तो एक स्ट्रक्चर का नाम है एक्लिप्स और दूसरे स्ट्रक्चर का नाम है स्टैगर्ड।
अब एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड के बीच में अगर आप देखो तो ये जो एंगल है ना, एक्चुअली ये कोई ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसी ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, कार्बन से लेकर के एक यहाँ पे और पीछे एक हाई कार्बन और, तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसे 2D में भी बनाएं तो भी कम से कम बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का तो होगा। तो अगर ये यहां से रोटेट होकर के 60 डिग्री पर यहां पर आ जाए, सपोज 60 डिग्री तक रोटेट हो और नेक्स्ट 60 डिग्री तक रोटेट हो, तो अगला 120 डिग्री एंगल रोटेट करने पर ये सेम स्ट्रक्चर के मॉलिक्यूल्स फिर से बन जाते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हो गई एक्लिप्स और ये स्ट्रक्चर हो गई कैसी, स्टैगर्ड। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी कन्फर्मर्स आर पॉसिबल इन इथेन, तो कितने पॉसिबल हैं? दो। एक तो पॉसिबल है एक्लिप्स और दूसरा पॉसिबल है स्टैगर्ड। लेकिन यहां पर एक बात और समझना है कि आपने डायरेक्ट तो इसको 60 डिग्री में रोटेट नहीं किया होगा। जब आपने इसको रोटेट करना स्टार्ट किया होगा तो ये पहले कहां रोटेट हुआ होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो 60 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी स्ट्रक्चर और भी मिली होंगी और ये सारी स्ट्रक्चर को हम काउंट नहीं करते हैं, अदरवाइज तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ द कन्फर्मर्स बन जाएंगे। ठीक है ना? तो इसको जो हम काउंट करते हैं, सिर्फ दो स्ट्रक्चर काउंट करते हैं। एक तो काउंट करते हैं एक्लिप्स और दूसरी काउंट करते हैं स्टैगर्ड। इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहां पर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आए कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप क्या आंसर दोगे? इन द बिटवीन ऑफ द एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द इथेन विच वन इज मोर स्टेबल? तो आंसर क्या होगा? स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि जब आप स्टैगर्ड स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो ये रोटेट होकर के यहां पे हाइड्रोजन आएगा। अब ये दोनों जो एकदम आमने सामने थे तो रिपेल करते थे, यहां एंगल हो गया तो यहां पे इनकी क्या हो गया? ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। तो एक दूसरे एक्लिप्स की स्ट्रक्चर में ये हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के एकदम आमने सामने, और ये बॉन्ड का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एंड यू नो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपेल्स ईच अदर। तो रिपेल करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि यही स्ट्रक्चर जब स्टैगर्ड फॉर्म में आएगी तो हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर होंगे, ऐसा एंगल पे चेंज हो जाएंगे 60 डिग्री पर, तो इनके बीच रिपल्सन कम होगा और स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। मींस दिस वन इज मोर स्टेबल, यानी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और ये जो स्ट्रक्चर बनेंगी वो कैसी होंगी? दीज आर लेस स्टेबल स्ट्रक्चर। इनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी? कम होगी। तो ये मैंने आपको इथेन में न्यूमैन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर के बेस पर इथेन में एक्लिप्स एंड स्टैगर्ड कन्फर्मर्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, सपोज दूसरा एग्जांपल मैं प्रोपेन का लेता हूं। पहला एग्जांपल मैंने किसका लिया? फर्स्ट एग्जांपल इज इथेन। दूसरा एग्जांपल सपोज मैं प्रोपेन लेता हूं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन प्रोपेन, प्रोपेन में समझ लेते हैं। फिर प्रोपेन में समझने के बाद ब्यूटेन में आप लोग खुद बनाना, और फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन में खत्म करेंगे, बाद में अदर केसेस ऑफ द कन्फर्मर्स लेंगे। तो प्रोपेन मतलब कि 1 2 3, यानी कि CH3 CH2 CH3। अब इसका डायरेक्ट न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, इसको हम फ्रंट कार्बन ले लेते हैं और ये कार्बन को बैक कार्बन ले लेते हैं। इधर से नंबरिंग करें तो इधर से नंबरिंग करें तो इसको फ्रंट और इसको बैक ले लेते हैं इधर से नंबरिंग करने पर। ठीक है ना? तो फ्रंट एंड बैक किसी ना किसी को तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। तो ये वाले को सपोज मैंने फ्रंट लिया, ये वाले को, और इसको बैक कार्बन ले लिया, तो कैसी स्ट्रक्चर है? देखो, ये एक डॉट यानी कि सामने का कार्बन नंबर 1, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज थर्ड हाइड्रोजन। बड़ा सर्कल यानी कौन सा? पीछे वाला कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन है ना, दिस कार्बन इट हैज अटैच्ड विद द 2 हाइड्रोजन एंड 1 CH3। तो यहां पर एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन हो गया, और तीसरा जो ग्रुप है ना वो कैसा है? CH3 है। अब आप सोचो कि सामने वाले कार्बन से H है और पीछे CH3 है, तो CH3 तो बहुत लार्जर साइज का है, और लार्जर साइज का होगा तो वो पार्शियली एक्लिप्स होगा, वो कंप्लीट एक्लिप्स नहीं होगा। इट विल बी पार्शियली
पार्शियली एक्लिप्स। ये कैसा होगा? पार्शियली एक्लिप्स स्ट्रक्चर होगी। और जबकि हमने इथेन के केस में जो ये समझा था, हमने इथेन के केस में जो ये मॉलिक्यूल समझा था, ये कंप्लीट एक्लिप्स स्ट्रक्चर है और ये परफेक्ट स्टैगर्ड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसका हम एनर्जी का ग्राफ भी समझेंगे, अभी फिलहाल आप इसको समझ लो, फिर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी समझेंगे। अब देखो, इसी को अगर मैं रोटेट कर देता हूं, ये अगर यहां से रोटेट हो जाता है तो स्टैगर्ड में कैसा बनेगा? देखो यहां पर ये H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये सर्कल, ये यहाँ पे आ जाएगा कौन? H, यहाँ पे आ जाएगा H, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? CH3 आ जाएगा, दिस CH3 आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कैसी है? स्टैगर्ड। ये स्ट्रक्चर कैसी है? स्टैगर्ड। अगर मैं फिर से इसको रोटेट कर दूं एक और एंगल से, एक बार और रोटेट कर देता हूं, तो एक बार और रोटेट करने से ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? देख लो यहां पर, ये हमने एक डॉट, सामने वाला फ्रंट कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा, ये सर्कल यानी कि बैक वाला, यानी कि दिस कार्बन CH2 और CH3 है जहां पर। तो इसको आप यहां पे और रोटेट करो तो यहां पर कौन आ जाएगा? ये वाला H, यहां पे आ जाएगा ये वाला H, और यहां पे कौन आ जाएगा? फिर से CH3। तो अभी H के सामने CH3 था, फिर से H के सामने CH3 आ गया। तो ये भी कैसे है? दिस इज ऑल्सो पार्शियली इक्लिप्स। ये भी पार्शियली एक्लिप्स स्ट्रक्चर होगी। अब अगर आप बैक कार्बन भी लेते हो ना, इसको फ्रंट ले लो, इसको बैक ले लो, तो भी यही स्ट्रक्चर बनेगी। इसको फ्रंट ले लो, इसको बैक ले लो, तो भी यही स्ट्रक्चर बनेगी। यानी कि इस मॉलिक्यूल के प्रोपेन के एक होगा पार्शियली एक्लिप्स्ड, एक होगा स्टैगर्ड, दो स्ट्रक्चर बने। यानी यहां पर कंप्लीटली एक्लिप्स स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो पार्शियली एक्लिप्स एंड कंप्लीट एक्लिप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया। तो इसके हम पार्शियली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर दो बन जाएंगे, यानी कि जो स्ट्रक्चर नंबर 1 है, स्ट्रक्चर नंबर 2 है, और स्ट्रक्चर नंबर 3 है। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 3 आर सिमिलर, 1 एंड 3 एक जैसी हैं और सेकंड एक जैसी, तो 2 इसके कन्फर्मर्स बन जाएंगे। इज इट क्लियर? इसी में हम तीसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ब्यूटेन, जो कि एक आया हुआ क्वेश्चन है, एक आया हुआ केस है, इसको नोट कर लो। तीसरा एग्जाम्पल हम समझेंगे इन ब्यूटेन, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि 1 2 3 4, यानी ये ऐसा हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, कार्बन नंबर 1 2 3 4। आप इसकी कौन कौन सी स्ट्रक्चर बना सकते हो वो ध्यान से समझ लो। मैं इसको अगर फ्रंट लेता हूं और इसको बैक लेता हूं, इसको फ्रंट लेता हूं, इसको बैक लेता हूं, तो एक स्ट्रक्चर बनेगी। इसको फ्रंट लेता हूं और इसको बैक लेता हूं तो एक दूसरी स्ट्रक्चर बनेगी। यानी हमको दो तरह की स्ट्रक्चर इसकी मिल सकती है। तो पहले वाले केस को थोड़ा समझते हैं कि अगर आप इसको फ्रंट और इसको बैक लेते हैं तो C पर 3 H, 2 हाइड्रोजन और एक C2H5 ग्रुप, ऐसा ये पूरा का पूरा ग्रुप एक अलग आपको C2H5 जैसा दिखेगा, है ना। तो पहला केस, केस नंबर 1, ठीक है ना। केस नंबर 1 पहले देख लेते हैं कि किस तरह से ये स्ट्रक्चर यहां पर आपको मिलेगी। जब आपने इसको फ्रंट इसको और बैक इसको लिया तो दिस इज कॉल्ड केस नंबर 1। अब यहां पर हम केस नंबर 1 की स्ट्रक्चर बनाएंगे, कितनी बन सकती है। अब देखो, ये कार्बन फ्रंट है और इसके पीछे बैक है, तो फ्रंट में 3 H है, H H और H। पीछे वाले पर कौन है? यहां पर, ये पीछे वाले पर H, यहां पर भी H, और यहां पर ये जो ग्रुप है मैं पूरा इसको C2H5 लिखता हूं। ये जो CH3 CH2 है इसको C2H5 लिख देता हूं। ये केस 1 का पहला, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चर। आपने इसको रोटेट किया तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी? ये फ्रंट का कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ये एक्लिप्स कर दिया, स्टैगर्ड कर दिया, तो यहां पर H H और ये क्या हो गया? C2H5 हो गया। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। आप इसी को और रोटेट कर दो तो फिर सेम स्ट्रक्चर आपको रिपीट होने लगेंगी, यानी कि यहां पर हो गया H, ये H, ये H, यहां पर रोटेट होकर ये कौन आ जाएगा? यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये यहाँ पे आ जाएगा C2H5।
यानी कि C2H5 और H एक साथ है, यहां पर भी एक साथ है, तो ये जो स्ट्रक्चर थर्ड है ना, वो स्ट्रक्चर नंबर 3 के जैसी हो गई और सेकंड स्ट्रक्चर अलग बन गई। तो इसके कितने कन्फर्मर्स हो गए? 2 कन्फर्मर्स हो गए, 2 कन्फर्मर्स। 2 कन्फर्मर में से ये हो गया पार्शियली एक्लिप्स, दिस फर्स्ट वन इज पार्शियली एक्लिप्स, और ये हो गया पार्शियली, और ये कैसा हो गया? स्टैगर्ड, दिस वन इज स्टैगर्ड, STAGGERED, स्टैगर्ड हो गया। ओके, तो ये 2 हो गए। और अब कौन सा बन सकता है? किसकी पॉसिबिलिटी है कि ये फ्रंट कार्बन आप इसको ले लो, सेकंड वाले कार्बन को फ्रंट और थर्ड को बैक ले लो, तब के केस में कैसे कैसे कन्फर्मर्स बनेंगे, इसको अगली स्लाइड में ले लेते हैं। यानी कि 1 2 3 4, तो यहां पर ये CH3 CH2 CH2 CH3, इसको ले लेते हैं फ्रंट और इसको ले लेते हैं बैक कार्बन, ठीक है ना, ऐसा ले लेते हैं। अब इसके कन्फर्मर्स बनाते हैं। तो फ्रंट में आपने इसको ले लिया, तो ये हो गया 1, और यहां पर हो गया H, और इससे जुड़ा हुआ कौन हो गया? CH3। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये कार्बन CH3, H और H 2 हाइड्रोजन हो गए। इसके बैक वाले कार्बन पे यहां पे देखो तो इसके पास भी कौन है? H, इसके पास भी कौन है? H, और इसके साथ हो गया CH3, ये वाला CH3, दिस वन, दिस CH3 फॉर दिस बैक वाले कार्बन के साथ। यानी बैक वाला जो कार्बन के साथ H और CH3, H और CH3, तो ये जो हो गई ना, ये कंप्लीट एक्लिप्स हो गई, क्योंकि CH3 को पूरी तरह से ढक सकता है, पूरी तरह से एक्लिप्स ग्रहण लगा सकता है, कवर कर सकता है। अब आप इसको रोटेट करो, अगर आप इसको रोटेट करो तो अब देखो यहां पर एकदम अलग स्ट्रक्चर बनने वाली है स्टूडेंट। यहां पे CH3, ये पीछे वाला कार्बन, ये यहां पे रोटेट होगा तो कैसा हो जाएगा? ये यहां पे H, यहां पे H, यहां पे CH3, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 2, ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2। ये और रोटेट हो जाए तो आगे कैसा बन जाएगा? ये ऐसा, यहां पर H, यहां पर H, पीछे वाले को, फ्रंट वाले को फिक्स रखो, एक को घुमाओ, तो इसको घुमाओगे तो यहां पे कौन आ जाएगा? CH3, यहां पे कौन आ जाएगा? H, यहां पे कौन आ जाएगा? H। ये हो गई स्ट्रक्चर नंबर 3। अपनी जगह पे, ओरिजिनल जगह जहां पे CH3 की है वहां तक आपको घुमाना है, लेकर के आना है। एक बार और रोटेट करके देख लो, अलग ही स्ट्रक्चर बन रही है, तो यहां पर कौन हो गया? H, यहां पर H, और यहां CH3, इसको चेंज नहीं करना है, एक को तो फिक्स रखना ही पड़ेगा। तो इसको रोटेट किया तो यहां पे कौन आ गया? CH3, यहां पे कौन आ गया? H, यहां पे कौन आ गया? H। ये भी एकदम अलग स्ट्रक्चर बन गई। पांचवी जो स्ट्रक्चर है आप उसको बना लो रोटेट करके, तो ये कैसा बनेगा? यहां पे H, यहां पे H, यहां पे CH3, ये रोटेट, यहां पे रोटेट करके हो गया CH3, यहां पे हो गया H, और यहां पे हो गया H। ये भी स्ट्रक्चर एकदम अलग हो गई भाई, है ना। फिर से रोटेट कर देते हैं, एक बार और रोटेशन कर देते हैं इसको, तो ये स्ट्रक्चर कैसे रोटेट होकर यहां पे लिख देते हैं, यहां पे रोटेट कर देते हैं। ये स्ट्रक्चर को यहां पे ले लेते हैं सपोज, तो यहां पे तो हो गया CH3, H और H, और यहां पे कौन? अब इसको रोटेट करोगे तो कहां आ जाएगा? यहां पे आ गया CH3, यहां पे आ गया H, यहां पे आ गया H, ऐसा हो गया। तो ये हो गया 6th स्ट्रक्चर। ये भी अलग डिफरेंट दिख रही है, CH3 के बगल में CH3, हाँ रिपीटेड होने लगा स्टूडेंट। अब देखो, अगर मैं इसको एक बार और रोटेट कर दूंगा ना, अगर मैं इसको एक बार और रोटेट कर दूंगा तो CH3 और CH3 ओवरलैप हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, एक दूसरे को ग्रहण लगा देंगे। तो अब आप देखो कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो पहला केस में, फर्स्ट केस में स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 6 मुझे लगता है एक जैसी है। CH3 के बगल में CH3 हो तो CH3 के नहीं 2 एंड 6, सॉरी 2 एंड 6, ये नंबर 2 CH3 के बगल में CH3 और ये CH3 के बगल में CH3, तो ये दोनों एक जैसी हो गई।
दूसरा केस ले लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर किसी के जैसी है, CH3 के बगल में CH3 आ गया हो ऐसा है। इसको अगर आप रोटेट कर देते तो ऐसा हो सकता था कि यहां पर ये H और ये CH3 इसको रोटेट किया तो यहां पे आ गया CH3, यहां पे आ गया H और यहां पे आ गया H। ये सेवंथ स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट एंड सेवंथ स्ट्रक्चर एक जैसी है, CH3 के बगल में H और H। सेकंड किसके जैसी है? सिक्स्थ के जैसी है, CH3 के बगल में CH3। थर्ड किसके जैसी? CH3H कहीं पे है? यस, इन दिस केस CH3H। यानी जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो फिफ्थ के जैसी है। यानी तीसरा केस कैसा बन गया कि थर्ड एंड फिफ्थ आर सिमिलर। फोर्थ केस कैसा बन रहा है? कोई और सिमिलर है? फोर्थ किसके जैसा है? CH3 के अपोजिट में सिक्स्थ आ जाए ऐसा कोई है? CH3 के एकदम सामने CH3 आ जाए ऐसा कोई नहीं है, एकदम अलग ही है। तो स्ट्रक्चर नंबर 4 एकदम अलग है। तो 2 एंड 6 एक जैसे, 1 एंड 7 एक जैसे, 3 एंड 5 एक जैसे और फोर्थ एकदम अलग हो गया। तो जब हमने फ्रंट कार्बन इसको और बैक कार्बन इसको लिया तो हमें 4 स्ट्रक्चर एक जैसी मिल गई और ये जो स्ट्रक्चर हैं एकदम अलग हैं और 4 ये हो गई और 2 आपने ये वाली ले लिया। जब आपने फ्रंट कार्बन इसको और बैक माना केस 1 में तो इसके 2 आइसोमर्स बन गए। यानी कि ब्यूटेन के टोटल 6 कन्फर्मर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 कन्फर्मर्स बनेंगे। ये बहुत ही थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो गया, डिफिकल्ट हो गया, लेकिन हमने सॉल्व किया, आप लोगों ने भी इसे ध्यान से देखा। तो कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में आज हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रीली रोटेट होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। 3D में अरेंजमेंट चेंज होगा, इसलिए ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कन्फॉर्मल आइसोमर्स कहते हैं और उनको कन्फॉर्मर्स स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इनमें हमने हाइड्रोकार्बन में एल्केन में इनको देखा कि हाउ एल्केन शो द कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो हमने 3 केसेस समझा, एल्केन में मीथेन, फिर दूसरा इथेन और तीसरा प्रोपेन में और इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन में। 3 स्ट्रक्चर में हम लोगों ने कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझा। नेक्स्ट क्लास में कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पार्ट 2 में मैं आप लोगों को कुछ अलग और एक्सेप्शनल केसेस लाऊंगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए एडुकेयर माय चैनल एंड माई सेल्फ रजनीश गुप्ता। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।